नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, रोजाना हम आप लोगों के लिए ज्योतिष से जुड़ी, हमारे देश से जुड़ी और विश्व से जुड़ी तमाम जो नई नई जानकारियां हैं वो आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। लगातार हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों का जो है ज्ञानवर्धन होता रहे, आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ नया ज्ञान जो है वो मिल सके, रोज हम आपको नई नई जानकारियां जो है वो उपलब्ध करा सके। साथ ही साथ हम लगातार कोशिश करते हैं आप लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी जो है हम समय समय पर करते रहे। और साथ ही जो है हम आप लोगों को जो देश हित के मुद्दे होते हैं वो भी हम अपने मंच के जरिए जो है लगातार जो है उठाते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आचार्य जी से मेरी बात हो रही थी तो हम लोगों को लगा कि काफी महत्वपूर्ण विषय और इस पे चर्चा भी होनी चाहिए। ये भारत के पर्यटन को लेकर भी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये है कुंडली को लेकर भी मंदिरों की जो खास आकृतियों का गूढ़ रहस्य है और जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनके पीछे जो छिपा अदृश्य विज्ञान है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। भारत जो है, भारत में जितने भी मंदिर बने हैं सिर्फ आस्था और श्रद्धा का केंद्र नहीं है, बल्कि मंदिरों की आकृति जो है वो प्राचीन विज्ञान के जो गूढ़तम रहस्य है उसकी भी अभिव्यक्ति है। भारत के सामान्य से लेकर प्रचलित मंदिरों की जो आकृतियां हैं और उनके पीछे जो है एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों पे बात करने वाले हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय शिव, जय मां भारती, जय श्री राम। आप सब लोगों को नमन। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप हमको पसंद करते हैं, हमारे कहे हुए को पसंद करते हैं, तो अपने कमेंट्स भी हमको देंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। जी सरकार। जी जी आचार्य जी। आचार्य जी, जिस तरीके से अभी हमने शुरुआत करी और हम बात कर रहे थे भारत के जो प्राचीन मंदिर है, विशेष तौर पे जो 12 ज्योतिर्लिंगों की बात हम करते हैं, इसके पीछे इसको जो बनाया गया है, भारत का कोई भी मंदिर हम देखते हैं इसकी जो बनावट है, इसके पीछे जो है गूढ़ एक विज्ञान है, एक रहस्य है जिसे लोग समझ नहीं पाते। जिस तरीके से हम 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं आचार्य जी, जब हम उसे ऊपर से अगर एक साथ देखें तो वो पूरी एक मानव आकृति जो है वो बनकर सामने आती है। इसके पीछे का क्या विज्ञान है, किस तरीके से इसे बनाया गया और उस समय मतलब किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज की गई जिसे आज तक जो है वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते हैं, इसके बारे में आज थोड़ा सा दर्शकों का ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए जी, मैं आपने जो बात पूछी है तो ये गूढ़ विज्ञान, और ये विज्ञान नहीं, ये वैदिक विज्ञान है। 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियों के मुखिया हैं और सतयुग में ही इसकी नींव रखी गई थी जी। और हर जो शिवलिंग है, हर जो ज्योतिर्लिंग है, वो क्रमवार मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद आपको कथानक पे आता हूं। स्पाइरल बोलते हैं चक्राकार, जी। स्पाइरल चक्राकार जी। यानी कि आध्यात्मिक शांति के लिए जिसका निर्माण हो, धरती की अग्नि को समाप्त करने के लिए या शांत करने के लिए रिएक्टर का निर्माण हुआ है, वो चक्राकार स्पाइरल है वो। और उसी के नीचे शिवलिंग जो धरती की गर्मी को सहन ताप करने के लिए बनाए गए हैं या स्थापित हुए हैं का निर्माण हुआ है। और ये जो जितने भी शिवलिंग हैं ये एक ही सीध में है और सबके नंबर 777, 555, 999, 111 जीरो से लेके एक ही लाइन के अंदर आते हैं। सबसे पहले पहली राशि से लेके और आखिरी राशि तक सबसे पहले बताता हूं आपको 12 ज्योतिर्लिंग। गुजरात के गिर में सोमनाथ में, गुजरात के गिर सोमनाथ में सोमनाथ महादेव मंदिर, श्री शैलम आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर, इसको ओंकारेश्वर ममलेश्वर भी कहा जाता है, जो मिट्टी के शिवलिंग धरती के दूसरी तरफ बने और नर्मदा में एक ओंकारेश्वर है।
और रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड में केदारनाथ भगवान, पुणे जी महाराष्ट्र में भीमा शंकर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश त्र्यंबकेश्वर में, नासिक त्र्यंबकेश्वर में त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव, देवधर जी में भगवान वैद्यनाथ झारखंड, द्वारका गुजरात में नागेश्वर, जी रामनाथ स्वामी रामेश्वरम जिनकी स्थापना जी श्री राम ने और द्वापर में की थी तमिलनाडु में, और अंत में मीन राशि के लिए औरंगाबाद महाराष्ट्र में भुवनेश्वर महादेव मंदिर। इस तरह इनकी रचनाएं हैं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया, ये 12 शिवलिंग 12 जी लिंगों के लिए स्थापित है। धरती की ऊष्मा और गर्मी को शांत करने के लिए स्थापित है, प्लस मानव के कल्याण के लिए स्थापित है। एक कालसर्प जी दोष का भी इसके अंदर देखते हैं कि हम लोग देश के 5 भागों में पैदा होते हैं, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, मध्य भारत। अब लोग ये बता देते हैं साहब आप चले जाइए नासिक में, वहां पितृदोष शमन करा दीजिए। गलत बताते हैं। जो व्यक्ति जी जिस क्षेत्र में पैदा होता है उसे उसी क्षेत्र के स्वामी के पास जाके रुद्राभिषेक करके अपना काम को पूरा करना पड़ता है। कालसर्प दोष का निर्माण की समाप्ति वहीं पर होगी जिस क्षेत्र में आप जी पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर के माता पिता को भूल के पड़ोसी के माता पिता को आप पैर छूने जाएं, तो उससे आपको लाभ होने वाला नहीं है। जब आप प्रकृति के करीब से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रकृति एक एनिमेटेड गणितज्ञ संरचना है, और जब आप इसे समझना और उस पर विचार करना शुरू करते हैं तो ये एक नए सौंदर्य और विस्मय की ओर ले जाता है। इस सृष्टि की चीजों की योजनाओं में मेरे स्थान की अधिक समझ की ओर ले जाता है। उन जानवरों, फूलों, पेड़ों, पहाड़ों, आकाशगंगा और ब्रह्मांड के चारों ओर अपना लपेटना कठिन है। यहाँ तक कि हमारे शरीर भी एक इंटरेक्टिव जेवियर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के स्वयं प्रकृति कृति फैक्टल से अधिक कुछ नहीं है। इसके आगे की बात करता हूं। मधुमक्खी के छत्ते का एक ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है। प्रवासी पक्षी ठीक उसी तरह यात्रा करते हैं जैसे समुद्र में मछली के स्कूल करते हैं। जी इन सभी प्रिंटों में अधिकांश इस रचना में स्वर्ण उत्पाद और फाइब्रोनेचिंग सप्लिंग के आधारित है। स्वर्ण अनुपात और फाइब्रोनेचिंग सप्लिंग प्रकृति के, और जहां भी इसका डीएनए और सप्लिंग के लिए कुछ करना पड़ता है तो पृथ्वी और चंद्रमा और ग्रहों के आयामों में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहाँ देखते हैं? हम भंग ज्योतिमी देखते हैं। भंग ज्योतिमी का एक दिलचस्प उदाहरण मानव उंगलियां हैं। एक उंगली में 3 जोड़ होते हैं और हमारे हाथ में एक भंग होता है जिसमें 3 जोड़ होते हैं, और इसलिए यह कहा जाता है कि यहाँ बड़ा या छोटा दोहरावदार फैक्टल पैटर्न वही है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि प्रकृति में कुछ यथिस्थ नहीं है और सहयोग भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति का निर्माण खुद ईश्वर ने किया है। मानव निर्मित प्रकृति नहीं है। पेड़ और झाड़ियां बेतरतीब दिखाई देती है लेकिन वे नहीं है। प्रत्येक पेड़ में उनकी तरह अनुसार फ्राइनेचिंग अनुक्रम के आधार पर पत्ती और शाखाओं का क्रम होता है। आप देखेंगे बेल पत्थर 3 पत्ते से लेके 19 पत्तों तक का बेल पत्र होता है, हमेशा एक पत्ता ऊपर की ओर रहता है। तथा यह भी है कि हमारा शरीर जानवर, पक्षी, मछली, कीड़े, सूक्ष्म जीव, पौधे और पेड़ों में विशेष गणितीय सूत्र द्वारा आधार दिया गया है। यह दर्शाता है कि विशेष रूप से बनाए गए प्रत्येक जाति का अपना अनुपात सुनहरे राशन के आधार पर होता है और फाइब्रोनेची अनुक्रम पर फिर सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ भारत के नक्शे के मध्य से जाने पर मैंने पाया है कि वह भी एक ज्योतिर्मय आकार का अनुसरण कर रहा है। जैसे आपने बताया था कि मानव आकृति दिखाई देती है, यह एक फाइब्रोनेची सप्लिंग और गोल्डन स्पाइरल का भी अनुसरण कर रहा है। द्वादश शिवलिंग के वे स्थान है जहां भगवान शिव प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। वे चारों ओर ऊर्जा बिखेरते हैं। उन्हें इस तरह के कैसा रखा गया? क्या इन स्थानों का उनके चारों ओर फैली ऊर्जा का कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ज्योतिर्लिंगों में ऐसा कोई ज्योतिर्मय स्थान, कोई उनके पीछे विशेष कारण या महत्व है? मुझे नहीं लगता, लेकिन इसके पीछे भी ज्योमेट्री वाकई
हैरान करने वाली है। महादेव सिंह इन 12 पवित्र स्थानों में अग्नि प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित है और यही जी भारतीय परंपरा का सबसे बड़ा द्योतक है। जी आचार्य जी, जी आचार्य जी, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दर्शकों को दी आज ज्योतिर्लिंग के विषय में, कि किस तरीके से इसकी बनावट के पीछे जो विज्ञान है, जो एक गूढ़ रहस्य है, उसको आपने बताया। आचार्य जी, जिस तरीके से अभी हम देखते हैं कि भारत में पर्यटन की अगर हम बात करें तो बहुत चीजें हैं देखने के लिए, बहुत चीजें, इतने गूढ़ रहस्य है। अगर हम मंदिरों की बात करते हैं, अगर हम जगहों की बात करते हैं, उसके बाद भी हम देखते हैं विशेष तौर पर लोगों का आकर्षण जो है वो विदेशों की तरफ बढ़ा रहता है। लोग विदेशों की तरफ घूमने बहुत जाते हैं, जबकि अभी तक लोगों ने शायद हमारे देश में भी पूरे देश का भ्रमण नहीं किया होगा यहाँ इतनी चीजें देखने के लिए। तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि इस पर क्या कहीं क्या कमी रह गई, क्या जागरूकता की कमी है, लोगों को पता नहीं है जगहों के बारे में, जिसकी वजह से पर्यटन थोड़ा सा जो है अभी भी जो और बढ़ सकता है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा है? देखिए, सरकार की उदासीनता इसके अंदर सबसे आड़े हाथों आती है। हमारी सरकार उदासीन है, जिसकी वजह से नागरिक वो काम नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। अभी की कुछ दिन की एक घटना है कि मैं अभी गंगानगर मेरठ के अंदर है, वहां पर एक मैंने पेड़ देखा, उसके अंदर गणेश जी की आकृति मुझको निकलती दिखाई दी। मैंने उसके अंदर जो गणेश जी की आकृति थी उसके ऊपर पेंट करा दिया गणेश जी के कलर का, और गणेश जी के कलर से मतलब है भगवे रंग का जी। और उसके बाद वो गणेश जी की आकृति पूरी हो गई, लोग उसे पूजने लगे जो कल तक उसको जानते नहीं थे। हमारे यहाँ जितने भी पहाड़ है उसके अंदर ऐसी बहुत सी आकृतियां हैं। आपने देखा होगा यूरोप के अंदर वो आइसक्रीम खाती हुई महिला को देखने के लिए, या एक फवारे के अंदर एक बच्चा मुतता हुआ दिखाई देता, उसको देखने के लिए विदेश जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हर जगह पर यूनिक चीजें बनी हुई है इस देश में। अगर हमारे देश के अंदर पर्यटन स्थलों की स्थिति को संभाल लिया जाए तो पूरे देश के अंदर कम से कम 14,000 पर्यटन स्थल ऐसे होंगे जो संसार को अलौकिक कर देंगे। अभी आपने देखा कि विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति अमेरिका के अंदर लगी हुई थी और आज हमारे देश में है। अर्थात कुछ करने से ही कुछ आगे की ओर प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ा उद्योग पिछले बेशक 1.5 साल से ये थोड़ा नुकसान में चल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जितना लाभ सरकार को पर्यटन से हो सकता है उतना लाभ किसी और चीज से नहीं होने वाला है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। कुछ सवाल हमारे पास यहाँ आचार्य जी आ गए हैं। अंकिता मल्होत्रा जी ने हमें अपना प्रश्न भेजा है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1993 और समय है इनका 12:44 दिन के, दोपहर के। प्लेस ऑफ बर्थ? प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। ये जानना चाहती है आचार्य जी कि काफी समय से जो है ये कारोबार कर रही थी, पीछे इनका कारोबार बंद हो गया और काफी समय से घर बैठी है, नई शुरुआत इनकी नहीं हो पा रही है। जब भी शुरुआत करती है कुछ ना कुछ रोड़ा, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, तो क्या करे इसके लिए? इनको थोड़ी तो माइग्रेन की समस्या रहती है और तो बहुत संवेदनशील है। साथ ही इनका 7वें घर का राहु, इनका वृश्चिक लगन है और मिथुन राशि में शनि की ढैया चल रही है। अगर आप देखेंगे तो इनका राहु जो इनका पति स्थान का और व्यापार स्थान का स्वामी है, यदि ये राहु का उपचार कर ले तो इनके व्यापार में सही लाभ हो जाएगा। इनको थोड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम भी बनती है। सूर्य और शनि इनके 9th हाउस के अंदर है और वो भी मकर राशि के। इन्हें शाम को छिपता हुआ सूरज देखना चाहिए और एक चांदी का छल्ला अपने उल्टे हाथ के अंगूठे में डाल लेना चाहिए सोमवार के रोज, तो इनके सभी चीजों के अंदर लाभ हो जाएगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है अंकिता जी आपको भी आपके प्रश्नों के सवाल मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं, नियमित तौर पर उन उपायों को आप कीजिए, आपको अपनी लाइफ में सकारात्मक जो बदलाव है वो दिखना शुरू होगा। और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, अगर आपके कुछ सवाल है तो हमें लिख भेजे, अपनी समस्याओं को हमें नीचे दिए गए नंबरों पर लिख भेजे ताकि हम उसके समाधान लेकर आचार्य जी से आप तक पहुंचा पाए। अब दर्शकों, इस समय वक्त हो चुका है आज का राशिफल और भविष्यफल जानने का। कैसा बीतने वाला है आज का दिन? आचार्य जी आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को बता दीजिए आज कैसा बीतेगा उनका दिन। आज 29 जुलाई 2021 गुरुवार का दिन है, छठी है आज।
और सावन मास है, भगवान शिव का माह है ये। मेष राशि की बात करते हैं, पिता को अपने बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए आज का दिन जाना जाएगा। आपके बच्चे अगर किसी चीज के अंदर परेशान है तो आप उनका मार्गदर्शन करें। आज का दिन आपको आत्म संतोषी और बुद्धिमान के रूप में बनाने के लिए तत्पर है, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं जिससे आपको आगामी समय में लाभ होगा। आती है जी। वृक्ष राशि, स्वास्थ्य का शुक्र है। पिता को अपने परिवार और बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता है। उनके पास प्रेम और देखभाल की कमी है, जिसकी वजह से बच्चे आपकी कम सुनते हैं। आपको उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा। साथ ही भोजन के अंदर बहुत व्यवस्थित रहना पड़ेगा। आपकी लाइफ के अंदर जो भागदौड़ चली आ रही है उसको थोड़ा जी। व्यवस्थित करिए, उससे आपको लाभ होगा। आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और अष्टम में शनि की ढैया चल रही है। ये समय आपके लिए मानसिक ताकत का है। थोड़ा प्रयास कीजिए। जो लोग बैंक में और सरकारी कार्यालय के अंदर लिपिक के तौर पे या उस तरीके के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो लोग बहुत परेशान थे उनकी परेशानी भी खत्म हो सकती है। साथ ही अपने शौक के लिए भी आप कुछ वक्त निकाल सकते हैं। आज का दिन आपका देखा जाए तो कुल मिला के अच्छा है। आती है कर्क राशि। मन का स्वामी चंद्रमा आपका स्वामी। आप किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित हो सकते हैं जो भविष्य में आपको लाभ देगा, लेकिन आप उसे नहीं जानते होंगे। अगर आप उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ की स्थिति बनती है, लेकिन आप किसी पर अति विश्वास करने से बचें। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि कुछ आप अलग करने की कोशिश ना करें। ट्रेडिशनल अगर आप चलेंगे तो हमेशा लाभ उठाएंगे। सिंह राशि आती जी। है, इसमें आत्मा का कारक सूर्य इसका स्वामी है। आज आपका ध्यान सार्वजनिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होने की संभावना है। अधिक खर्चा करने की जगह कम खर्चे के अंदर ज्यादा काम करेंगे तो आपको पैसे की भी बचत होगी और लाभ भी होगा। साथ ही शाम तक जी। होते होते आपको अपनी जो खोई हुई ताकत है वो मिलने लगेगी और आप अपने काम को सैद्धांतिक तौर से कर पाएंगे। आती है कन्या राशि। बुध आपका स्वामी जी। है। अस्वाद आपके प्रत्येक व्यक्ति से दूर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको डिप्रेशन में नहीं आना है। अपने काम को करते रहिए मन और कर्म से। यदि आप अपने कार्य को करेंगे तो निश्चित तौर से सफलता आपको धीरे धीरे शाम तक मिल जाएगी। आप किसी को कोई ठुकराई हुई चीज को ग्रहण ना करें, उससे आपका मनोबल टूटेगा। आज का कोई आपकी अपेक्षित कोई मदद कर सकता है। आती है तुला राशि। शनि की ढैया चल रही है, शुक्र आपका स्वामी है। आपके मन में जो निराशा छाई हुई है वो धीरे धीरे छटेगी। आपको कोई संगीत जैसी चीज से लाभ लेना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए। उससे जो आपके मन के अंदर थोड़ा सा परेशानी है वो ठीक होगी। आप कोई व्यापार या नौकरी के अंदर है तो वहां से आपको धीमा लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप कर्मशील है, कर्म करते रहिए, आपको धीरे धीरे लाभ हो जाएगा। आज का दिन आपके लिए कुल मिला के मध्य है। किसी की बातों पर आकर उससे तकरार मत करिए, उसमें सिर्फ आपका नुकसान होगा। आती है वृश्चिक राशि। मंगल आपका स्वामी है। आप बहादुर हैं और सक्रिय हैं। आप ऊर्जावान हैं। अपनी ऊर्जा को जाया ना होने दें। जो काम आपने कल से ठान रखा है उस काम में अपना समय लगाएं, उससे आपको लाभ मिलेगी। जिन लोगों के रिश्ते और जिन लोगों की बातें चल रही हैं वो भी फाइनल होने के दौर में पहुंच जाएंगी। आपके बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो आप उनका साथ दीजिए, तो आपके बच्चे भी पढ़ाई के अंदर कोई अच्छा करेंगे। आती है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरु है। समय आपका अनुकूल है। थोड़ा अपने विचारों को केंद्रित कीजिए और थोड़ा धर्म की पुस्तकों का ज्ञान लीजिए, उससे आपको लाभ होगा। यदि आपको कोई सुस्ती और उदासी आती है तो उसके लिए भी आपको कुछ परिवार के साथ समय बिताने से वो समय भी आपका ठीक हो जाएगा। कुल मिला के आपका जो समय है वो अच्छा रहने वाला है। आती है मकर राशि। शनि की साढ़े साथी में दूसरी ढैया चल रही है। हालांकि काफी तनाव बना रहता है, लेकिन उसके बाद भी समय आपके अनुकूल चल रहा है। आप एक खुली मानसिकता के व्यक्ति हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो कुछ अच्छा करेंगे। जो आपको व्यक्ति नया मिलता है, आप जरूरी नहीं कि उसकी बातों पर विश्वास करके उस काम को आगे करें, लेकिन फिर भी कुल मिला के अब ये समय आपका लगभग आपको लाभ देने वाला है। अपना ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। खट्टी और ठंडी चीजों का सेवन आपके लिए हमेशा नुकसानदायक रहा है और आगे भी रहेगा, इसलिए उससे आप बचेंगे तो आप ठीक ठाक रहेंगे। आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि है और इसके अंदर शनि की 7.5 24/1/2020 से चल रही है। आपका जो समय है वो ठीक है। आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, आपको उसका लाभ मिलेगा। मन और मस्तिष्क से आपकी स्थिति साउंड है, अच्छी है, मजबूत है। आप किसी गलतफहमी में ना पड़िए। आप जिस लाइन के ऊपर चल रहे हैं चलते रहिए। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको शेयर के क्षेत्र में भी लाभ हो सकता है।
आप अपनी देखभाल कीजिए और साथ में अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी भी आपकी खुद की है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आती है मीन राशि, जल तत्व राशि है, तली हुई चीजों से आपको बचना होगा। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसे माफ बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो बाद में भी आपको लॉस दे सकता है। आप दूसरों की सहानुभूति बटोरेंगे, इससे आपको भविष्य में लाभ होगा। साथ ही कुछ सकारात्मक आप कार्य करेंगे जिससे आपको धन का लाभ बनेगा। यदि आप पे किसी का पैसा चाहिए तो आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन अपने पैसे मांगने के लिए आप तकादा कर सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन आपका मध्य है। एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों की दोबारा से कोरोना फैलने लगा है हमारे दक्षिणी भारत के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आपको भी अपना ध्यान लगाना, वैक्सीन लगवाइए और साथ में अपने आप को केंद्रित कीजिए, भीड़ में जाने से बचें और अपना भीड़ लगाने से बचें। बाकी आपका दिन अच्छा हो, मैं आपको नमन करता हूँ। अपने कमेंट्स जरूर आप हमको दीजिए जिससे हम आपको और बेहतर जानकारियां दे सके। धन्यवाद। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, दर्शकों को आज उनका भविष्य फल बताने के लिए। सभी दर्शकों से अनुरोध है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें जरूर लिखकर भेजें। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।